ये स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं मॉडल सेट आपका 1 ईटीपी का। इसका सॉल्यूशन हम हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों में देखेंगे। आपका इंग्लिश में भी देखेंगे, हिंदी में भी देखेंगे। पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। यहाँ पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया व्यावसायिक जोखिम क्या है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपको दोबारा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे व्यावसायिक जोखिम का मतलब पूछा है, बिजनेस रिस्क का मतलब पूछा है। तो व्यावसायिक जोखिम शब्द का तात्पर्य है अनिश्चितताओं के कारण अपर्याप्त लाभ अथवा हानि की संभावना। ठीक है, ये है सिंपल सा एक एक लाइन का डेफिनेशन है और सारे इतने इजी लिखे हैं कि एक बच्चा पहली बार भी पढ़ेगा उसको याद हो जाए। तो ऐसे मैंने सारे के सारे आंसर्स बनाए हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और याद आसानी से कर पाएं। सारे सॉल्यूशंस इसी तरह से बनाए जाते हैं ताकि मैं अगर एग्जाम देने जाऊं तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह से मैं एक बच्चे की जगह पे मैं खुद को रख करके सोचता हूं कि आपका जो भी सॉल्यूशन हो वो इजी लैंग्वेज में हो। तो टर्म जो बिजनेस रिस्क है और रेफर करता है पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट, ठीक है, अनिश्चितताओं के कारण जो प्रॉफिट हो सकता है, इवन लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटीज जो इसको बोलते हैं अनिश्चितता। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए। ठीक है, इसमें क्या है, नेतृत्व क्या है, यानी कि व्हाट इज लीडरशिप। तो नेतृत्व जो है व्यक्तियों की एक समूह को या बहुत से समूह को लगातार प्रेरित करने की क्षमता है और इसमें कई महत्वपूर्ण लक्ष्य जो है शामिल होते हैं। यानी लीडरशिप क्या है, इज द एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली मोटिवेट ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और एंड इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट गोल्स। बस सिंपल आपको इस तरह से आंसर लिख देना है। अगर आप नेतृत्व का दूसरा डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप दूसरा भी देख सकते हैं, ये एक लाइन में बिल्कुल आंसर है। यहाँ पर भी इसका और पार्ट भी मैंने बताया है कि अगर आप चाहें तो वो डेफिनेशन नहीं लिखना चाहते, कोई कोई बच्चे अलग लिखना चाहते हैं, तो नेतृत्व से क्या आशय है, किसी व्यक्ति या किसी समूह का निर्देशन करना तथा किसी कार्य को संपूर्ण करने में अपनी अहम भूमिका को निभाना और सभी का मार्गदर्शन करना जो है नेतृत्व में शामिल होता है। लीडरशिप मीन्स टू डायरेक्ट ए पर्सन और ए ग्रुप and to pay and to play an important role in accomplish a task एंड टू गाइड एवरीवन। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, एक बार आप दोबारा जरूर पढ़िएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपके एग्जाम बेहतरीन हो पाए। अगला जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, नियोजन। नियोजन क्या होता है, नियोजन हम बोलते हैं प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग को हम बौद्धिक प्रक्रिया क्यों कहते हैं, इंटेलेक्चुअल जो है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस क्यों कहा जाता है। तो देखिए, नियोजन जो है मूल रूप से करने के बजाय सोचने की, यानी कि प्लानिंग क्या होता है, हम सोचते हैं। ठीक है, आज क्या करना है, कल क्या करना है, इन फ्यूचर आने वाले समय में क्या करना है। तो ये एक बौद्धिक गतिविधि होती है, क्योंकि नियोजन जो है एक मानसिक व्यायाम है, यानी कि आपका मेंटल एक्सरसाइज होती है जो किए जाने वाले गतिविधियों को हम निर्धारित करते हैं। उसी तरह से आप इस डेफिनेशन को अपने शब्दों में आराम से लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एकदम डीटो छापो, किताब में से कॉपी करो, मैंने जो बताया बिल्कुल कॉपी करो, ऐसा नहीं है। आप अपने समझ के हिसाब से लिख सकते हैं। एक भी नंबर, आधा भी नंबर नहीं कटेगा, आधा। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। तो प्लानिंग इज बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रेदर देन डूइंग। क्या, करने की बजाय थिंकिंग करना है, इसी वजह से इसको इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कहते हैं। बिकॉज प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज विच डिटरमाइंस द एक्शन टू बी टेकन। जो भी हम एक्शन लेंगे उसको हम डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए हम क्या है, गतिविधियों को निर्धारित करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बाजार को परिभाषित करना है। बहुत सिंपल है, डिफाइन करना है मार्केट को। तो मार्केट एक ऐसा, यानी कि बाजार एक ऐसा स्थान है जहां खरीदार और विक्रेता, ठीक है ना, खरीदार जो खरीदने वाला है और विक्रेता जो बेचने वाला है, ये वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए किसी आदान प्रदान या लेन देन की सुविधा के लिए मिल सकते हैं। वह स्थान जो है बाजार कहलाता है। यानी कि मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स कैन मीट टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज और ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बस सिंपल। ठीक है, इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है, उद्यमी की आर्थिक बाधा से आप क्या समझते हैं। तो हाई लेबर कोस्ट। ये देखिए, आर्थिक का मतलब होता है, आर्थिक, जब भी आर्थिक बात आती है तो इसमें आते हैं हमारे रुपए, यानी मनी की बात होती है। रुपए बोल सकते हैं हम इसको, या फिर बोल सकते हैं मनी। ठीक है, आर्थिक में जब भी आती है बात तो हमेशा मनी काउंट किया जाता है। तो इसमें हाई टैक्स होता है, कोस्ट भी है, ये भी मनी से होता है, हाई टैक्स है, ये भी है।
कंपटीशन है तो वहाँ पे भी मनी का लॉस होगा भैया। कंपटीशन में मार्केट में नहीं उतरोगे सही से तो आपको रुपए का लॉस होगा, मनी का लॉस होगा। और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो बिल्डिंग है, भवन है, जो बुनियादी ढांचे हैं, वो अगर नहीं होंगे तो भी हमें दिक्कत होगी। यही सारे के सारे जो है ये इकोनॉमिक बैरियर्स के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, तो उच्च लागत, जिसको हम उच्च श्रम लागत हो सकता है, उच्च कर हो सकता है, उच्च प्रतिस्पर्धा हो सकती है, बुनियादी ढांचे की कमी आदि जो है उद्यमी की आर्थिक बाधा माने जाते हैं। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए अब, व्यापार चिन्ह क्या है, यानी कि व्हाट इज ट्रेडमार्क। तो एक ब्रांड या किसी ब्रांड का हिस्सा जिसे कानूनी संरक्षण दिया जाता है उसे ही हम ट्रेडमार्क कहते हैं। बस एक सिंपल लाइन में आप लिख सकते हैं। ये ट्रेडमार्क क्या करता है, जो किसी भी कंपनी को, जिसका भी ये ट्रेडमार्क है, उसको किसी और को कॉपी करने से, यानी किसी और फर्म या कंपनी के द्वारा इसका उपयोग करने से सुरक्षा प्रदान करता है। बस ये सिंपल सा डेफिनेशन है। यानी कि एक ब्रांड क्या है, ब्रांड जो सॉरी एक ट्रेडमार्क क्या है, ये ब्रांड हो सकता है या पार्ट ऑफ ब्रांड हो सकता है, दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट्स यूज्ड बाय अदर फर्म्स। दूसरे लोगों या दूसरे कंपनियों के द्वारा इसका उपयोग मतलब नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रोटेक्शन देता है। कानूनी रूप से आप इसका यूज नहीं कर सकते। संप्रेषण कैसी भाषा में होना चाहिए, सभी को पता है। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, इसकी भाषा सरल, स्पष्ट और समग्र होनी चाहिए, यानी कि किसी को भी समझ में आनी चाहिए। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी सिंपल, क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रभावी संप्रेषण में आने वाले किन्हीं 6 बाधाओं का वर्णन करना है। कोई भी 6 बाधाएं आपको लिख देनी है। 6 पूछा है तो 6 आपको लिखनी है, यानी कि आप 6 लिखोगे तो आधा आधा नंबर करके आपको जो है 3 नंबर मिल जाएंगे टोटल। 6 पार्ट लिखोगे ना तो आधा नंबर का एक, आधा नंबर का एक करके टोटल 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं 8वें से। तो यहाँ पे देखिए, अर्थ संबंधी बाधाओं में ये 6 बाधाएं शामिल होती हैं, जिसमें संदेश की गलत व्याख्या हो सकती है, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज हो सकता है, भिन्न अर्थों वाले शब्दों या चिन्हों का प्रयोग हो गया तो समझ में नहीं आएगा। वर्ड्स और सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, पता चला कि मीनिंग उसका कुछ और है और निकाल लिया कुछ और है। त्रुटिपूर्ण अनुवाद, यानी कि ट्रांसलेशन अगर गलत हो जाए, फॉल्टी ट्रांसलेशन हो जाए, अस्पष्ट मान्यताएं, अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस हो सकते हैं। और अर्थहीन तकनीकी भाषा, टेक्निकल जार्गोन जो होते हैं ये भी होता है। और शारीरिक भाषा संकेतों का प्रयोग, बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग जो है ये भी आपके सारे के सारी क्या है, प्रभावी संप्रेषण की बाधाओं में शामिल होती हैं। और ये टोटल 4 तरह की होती है, जिसमें आपको केवल 6 बतानी है। तो चारों में अलग अलग होते हैं। देखिए, पहले अर्थ संबंधी बाधाओं में ये 6 होते हैं, ये टोटल 6 पॉइंट है। और मनोवैज्ञानिक बाधाओं में ये 4 पॉइंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका संगठनात्मक बाधाएं, जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं, इसमें भी 4 प्रकार के होते हैं। और इसके बाद में व्यक्तिगत बाधाएं, ये भी इसमें 4 तरह के होते हैं। तो आपसे कभी भी अगर बाई चांस, देखिए ध्यान रखने का कि अर्थ संबंधी को भी याद रखना है, मनोवैज्ञानिक को भी याद रखना है, संगठनात्मक भी याद रखना है और व्यक्तिगत बाधाएं भी याद रखना है। क्योंकि अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि व्यक्तिगत बाधाएं बताइए, बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, तो आपको बताना होगा इन केवल चारों को, ना कि इनको। तो ये ध्यान रखना है, इस ग्राफ को थोड़ा ढंग से याद करें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है, आराम से समझ सकते हैं। पॉइंट पॉइंट है, बस केवल पॉइंटों को याद करना है और प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या पूछा है, फुटकर व्यापार क्या है। फुटकर व्यापार, रिटेल मार्केट, सभी को पता है यार, हम लोग कामी जो भी सामान खरीदते हैं वो सारे के सारे रिटेलर से ही खरीदते हैं। देखिए, फुटकर व्यापार से, आज से ऐसे व्यापार से जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं को बड़ी मात्रा में थोक विक्रेताओं से क्रय करके, यानी थोक विक्रेता जिसके पास बहुत सारा सामान है उनसे क्रय करता है कोई व्यापारी, और वो हमारे को उपभोक्ता हम लोग हैं तो हमको थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचता है। ठीक है ना, तो ये होता है आपका फुटकर व्यापार। और ये जो फुटकर व्यापार है, अभी 3 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हमें समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है, ये अधिकतर जो फुटकर व्यापार है वो छोटी बड़ी दुकानों में हो सकते हैं, प्रतिष्ठानों में जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसमें हो सकता है, ये भंडारों के माध्यम से भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये फुटकर व्यापार आप अपने गलियों में भी देखते हैं, जैसे कि फुटकर व्यापार जो है बिना भंडार और दुकानों के भी होता है। जैसे कि फेरी वाला आता है, रेडी वाला, सब्जी वाला आता है, ये भी आपका हो गया। वेन जो है, ये कभी कभी वेन में भी लोग अपने सामान को, कोई जूते बेचता है, कोई ड्रेस मटेरियल्स वगैरह बेचते हैं, गारमेंट्स बेचते हैं, कुछ लोग ट्रक से भी बेचते हैं। कई जगहों पे होता है ऐसा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके एरिया में नहीं बिकता तो। और द्वार से द्वार, यानी कि आपके डोर टू डोर डिलीवरी भी होती है। मेल से ऑर्डर करते हैं,
है, होम डिलीवरी होती है, ये भी फुटकर व्यापार में होता है। स्वचालित बिक्री मशीनें जो होती हैं, इंटरनेट शॉपिंग होती है, सारे के सारे फुटकर व्यापारों में आती है। तो आप जो है इनको संभाल के लिखेंगे, अच्छे तरीके से लिखेंगे, अपनी भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन समझाना आना चाहिए आपको। तो रिटेल ट्रेड रेफर्स टू द बिजनेस अंडर विच गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, गुड और सर्विसेज को क्या करते हैं, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में परचेस करते हैं होलसेलर से, और सोल्ड करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, छोटी छोटी मात्राओं में, फाइनल कंज्यूमर जैसे कि आप और मैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेड कहाँ से डन होता है, तो ये डन होता है स्मॉल एंड बिग शॉप से और स्टैब्लिशमेंट से, स्टोर से, और लेकिन जरूरी नहीं है कि इन्हीं से ही हो, कुछ कुछ जो है सम रिटेल ट्रेड ऑल्सो डन विदाउट स्टोर एंड शॉप्स, जैसे कि फेरीज हैं, और उसके बाद में स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो गली गली घूम के देते हैं, आपके वेन्स हो सकते हैं, ट्रक्स हो सकते हैं, डोर टू डोर डिलीवरी हो सकती है, मेल ऑर्डर हो सकते हैं, होम डिलीवरी हो सकती है, ऑटोमेटेड सेल्स हो सकता है, और उसके अलावा आपके मशीन एंड इंटरनेट शॉपिंग हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं, आसानी से समझ गए होंगे, मेरे हिसाब से बहुत आसान है। एक बार आपने अगर ध्यान से पढ़ा है, वीडियो को स्किप नहीं कर रहे हैं, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। इसके बाद जो है 10वां क्वेश्चन, इसमें देखिए व्यावसायिक जोखिम के मानवीय कारण क्या है। मानवीय कारण, मानवीय कारण में देखिए क्या होता है कि मानव के द्वारा ही होगा जो भी होगा, यानी मानवीय कारण क्या है कि मानवीय कारण जो है यहाँ पे देखिए, यह है मानव या संगठन के कर्मचारियों के कारण जो नुकसान की संभावना होती है, उसी को हम मानवीय कारण कहते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब ये कैसे हो सकता है, कोई कर्मचारी बेईमानी कर दे, ठीक है ना, व्यवसाय के अंदर बेईमानी कर दे, उससे भारी नुकसान हो सकता है। कर्मचारी किसी प्रतियोगी व्यवसायी को, आपके कंपटीटर को, आपके पड़ोसी को, जो आपके बगल में कोई दुकान है या बगल में कंपनी है आपने खोला है, और उसने भी खोल रखा है वही कंपनी, आपका रहस्य लीक कर दे, आपकी रेसिपी लीक कर दे। सपोज करिए आपके बगल में या आपके घर के आसपास में बहुत अच्छी मिठाई की दुकान या नमकीन की दुकान है, और वहाँ पर ही वो स्पेशल टाइप की नमकीन या मिठाई मिलती है, लेकिन वहाँ का जो मिठाई बनाने वाला कर्मचारी है, और वो चीज़ वो दूसरे किसी कर्मचारी को बेच दे कि भाई मेरे को 500 रुपये दे दे, या 1000 रुपये दे दे, या 2000 रुपये दे दे, और मैं तेरे को बता दूंगा कि हमारे दुकान की बर्फ़ी इतनी ज़्यादा क्यों बिकती है, उसमें क्या डालते हैं। तो ये जो लीक कर देगा ना, तो भी आपकी धोखाधड़ी हो जाती है, यही धोखाधड़ी है। और यही धोखाधड़ी है, क्या हो जाएगा कि आपकी बर्बादी चालू हो जाएगी, क्योंकि आपका जो सामान था स्पेशल, वो अब दूसरी जगह भी मिलने लगेगा। तो ये भी होता है। कई बार क्या होता है, संसाधनों की बर्बादी होती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मिठाई की, इसलिए ताकि आपको समझ में आए। संसाधनों की बर्बादी में क्या है, किसी ने क्या करा कि आपने कारीगर को दिया कि एक काम कर भाई, 5 किलो दूध है और इससे 2 किलो बर्फी बना दे। ठीक है, उसको भी पता है कि 2 किलो बर्फी बन जाएगा। अब वो क्या करा, उसने चूल्हे पर रखा और जानबूझ के गिरा दिया तो क्या हुआ, 5 किलो दूध आपका खराब हो गया। कर्मचारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलोगे, थोड़ा ध्यान रख के काम करिए, कर वो कर, और वो हर बार किसी न किसी बहाने से आपका नुकसान करता रहेगा, और आपका पुराना कर्मचारी है तो आप उसको निकालोगे नहीं, और जो है आपका नुकसान होता रहेगा। तो ये भी भारी नुकसान ला सकता है। ठीक है ना, इस तरह से आपके संसाधनों का दुरुपयोग हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। संसाधन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं ईटीपी में। इसके अलावा कर्मचारी अगर हड़ताल कर दे, मान लो कि आपकी दुकान में ही जो मिठाई के बनाने वाले कर्मचारी हो, सारे के सारे एक साथ में किसी ने भड़का दिया कि तुम सारे के सारे हड़ताल कर दो, हम तुम्हें पैसे दे देंगे बाद में, और टेंशन मत लो, अगर तुम्हारे को वहाँ से भगाता है नौकरी से तो मेरे पास आके काम कर लेना। तो ये क्या करेंगे, पैसे के लालच में हड़ताल कर देंगे, और हड़ताल करेंगे तो क्या होगा, आपका बिजनेस वहीं ठप होने लग जाएगा, क्योंकि आप माल तो बनेगा नहीं, आपकी दुकान पर जो सामान बेचते हो वो बनेगा नहीं, और वो होगा नहीं। या फिर दंगे करवा दे, तोड़ फोड़ करवा दे दुकानों में, ठीक है, तो वो भी आपके उत्पादन में क्या डालते हैं, बाधा डालते हैं। ये व्यवसायी स्थिति को क्या है, भारी नुकसान पहुंचाते हैं। और बाजार में कीमतों का उतार चढ़ाव, ये एक जो है ये नेचुरल है। ठीक है, इसमें क्या है, कंपटीशन के हिसाब से जो है उतार चढ़ाव हो सकता है। फैशन बदलता रहता है, इसकी वजह से नुकसान हो सकता है। स्वाद, टेस्ट आदमी का बदलता रहता है। किसी का टेस्ट, मतलब मान लो कि आपके पड़ोस में जैसे बताया कि कोई अच्छी मिठाई की दुकान है, तो वहां पर अगर अच्छा स्वाद वाला चीज है तो वहीं से परचेज करेगा, दूसरे वाली दुकान पे नहीं जाएंगे, और वही नुकसान जो है इसको होने लगेगा। तो यहाँ पर जो है ये भी ग्राहकों की मांगों का भी जो है बदलाव देखने को मिलता है, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से हम तीनों नुकसान को समझा सकते हैं, और इसके 3 नंबर आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। इसी तरह से इंग्लिश में भी आप समझा सकते हैं बहुत आसान से, कि ह्यूमन कॉज से जो भी चांसेस ऑफ लॉस होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके
जिसमें ट्रीट होते हैं वो सारे के सारे ह्यूमन कॉजेस कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला डेफिनेशन तो आप लिख सकते हैं कि डिसऑनेस्टी हो सकती है एम्प्लॉय की। ठीक है, वो हैवी लॉसेस कर देते हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, एम्प्लॉय में लीक द बिजनेस सीक्रेट, कोई भी बिजनेस आपका जो भी है, चप्पल बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, कुछ भी, उसका बिजनेस सीक्रेट लीक कर दे कॉम्पिटिटर्स के साथ में मिल करके। ठीक है, फ्रॉड कर दे आपके साथ में, दगाबाजी कर दे, धोखेबाजी कर दे, वो भी हैवी लॉस हो जाएगा। और हो सकता है कि आपके जो रॉ मटेरियल है उसको वेस्ट कर दे, वहाँ पे चूहे दो चार ला के छोड़ दे, कहीं रात में उसकी ड्यूटी है या दिन में, कभी भी वो जेब में लिया है, पकड़ के लाए, कैसे भी लाए, आप वो रोजीना थोड़ी आपके गेट पे चेक करते हो उसको। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी होती हैं जो रिसोर्सेज को वेस्ट करती है, तो उससे जो है हमारा नुकसान हो सकता है। एम्प्लॉयज़ जो है प्रोडक्शन को स्ट्राइक करके जो है बहुत नुकसान पहुंचाता है। हमारे यहाँ पर क्या है, स्ट्राइक कैसी होती है, हमारे स्ट्राइक होती है जैसे कि प्रोडक्शन ही बंद कर दिया, यानी कि जूते बनाने वाली कंपनी का मैं एग्जांपल देता हूं। एक जूते बनाने वाली कंपनी में अगर स्ट्राइक करते हैं तो वो जूते नहीं बनते उस कंपनी में। सपोज करिए 7 नंबर का जूता बनाना है, 8 नंबर का जूता बनाना है, 9 नंबर का जूता बनाना है, 10 नंबर का जूता बनाना है, तो ये सारे के सारे जूते बनाने बंद कर देते हैं, यानी कि एक भी जूता नहीं बनता। हालांकि जो ये स्ट्राइक है ये ज़्यादा नुकसान करती है क्योंकि प्रोडक्शन बिल्कुल ही बंद हो चुका है। लेकिन एक स्ट्राइक दूसरी होती है जो जापान में ज़्यादातर देखने को मिलता है, वहाँ पर स्ट्राइक बहुत सोच समझ के की जाती है। वहाँ पर क्या होता है, आपके दोनों पैरों के जूते में से केवल एक पैर का जूता बनता है, यानी कि स्ट्राइक उनको करनी होगी तो प्रोडक्शन नहीं रोकेंगे, मशीन तो चलेगी, काम भी करेंगे, लेकिन स्ट्राइक करने का तरीका उनका अलग होगा। वो क्या करेंगे, आपके एक पैर का जूता बनाएंगे और एक पैर का नहीं बनाएंगे। तो आपका केवल जैसे 7 नंबर सपोज करिए आपका 2000 पीस बनाने हैं, तो 7 नंबर के 2000 पीस जोड़े बनने थे, उसमें से जोड़े नहीं बनेंगे, केवल एक पैर का जूता 7 नंबर का जो है 2000 पीस बना देंगे। दूसरा पीस जब ही बनाएंगे जब वो स्ट्राइक खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से यही वहाँ पर जो है स्ट्राइक होती हैं और बहुत ही लाजवाब तरीके से वहाँ पर जो है सब कुछ मैनेज किया जाता है। इसलिए जो है जापान जो है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हो चुका है। वहाँ पे फालतू के धर्मबाज, मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारा, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं वहाँ पर। बहुत ही सब कुछ सोच समझ के किया जाता है क्योंकि इंसानी है जो खाता है और इंसानी है जो कमाता है, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। एक मान्यता है, आपकी आस्था है, हमारी आस्था है, सभी की आस्था है, लेकिन उसके लिए हम लड़े झगड़े वो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है स्ट्राइक, रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, दंगे फसाद जो होते हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं बिजनेस की कंडीशंस को बिगाड़ने में। उसके अलावा और भी आप बता सकते हैं, दूसरा बता दिया, तीसरा बता सकता हूँ। प्राइस का फ्लक्चुएशन जो है वो भी मार्केट में दिक्कत होती है। ठीक है ना, किसी ने जिसका बिजनेस अच्छा कर चल रहा है तो उसने क्या करा, अपने प्राइस गिरा दिए। ठीक है, उसका तो वैसे ही चल रहा था अच्छा, तो उसने क्या किया, थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया। आपका तो चल ही नहीं रहा था, आप और कम करोगे तो आपका नुकसान होगा। वैसे ही आप बेच नहीं रहे थे, आपका बिक ही नहीं रहा था, और आपने पड़ोसी के चक्कर में अपना, और जो है 2 रुपए की चीज़ जो बिकती थी, इसने 2 रुपए की चीज़ 1 रुपए में देने लग गया ये, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी तो बिक ही रही है, चाहे वो 2 में बेच रहा था तब भी बिक रही है और 1 में बिक रहा था तब भी बिक रही है। ठीक है, लेकिन आपकी जो 2 रुपए की चीज़ थी वो तो कम बिक रही थी, और जब आप इसके चक्कर में 1 रुपए कर रहे हो तो वो 2 रुपए की चीज़ जितने आदमी 100 आदमी खरीद रहे थे, तो 1 रुपए की चीज़ भी लगभग 100 ही आदमी खरीदेंगे, क्योंकि ये 1 रुपए की चीज़ यहाँ पर भी इसने 1 रुपए की कर रखी है। तो जो, हाँ, जहाँ पे उसको ज़्यादा पहले चल रहा था वो तो चलेगा ही। हाँ, ये समझ में आ गया होगा आपको कि जहाँ पर हमारा महंगा चीज़ हो लेकिन अच्छी चीज़ हो तो हम वहीं पे ज़्यादातर जाते हैं। तो यहाँ पर ये है, फैशन में चेंज हो जाए, टेस्ट में हमारे चेंज हो जाए, ठीक है, डिमांड में चेंज हो जाए, तो ये सारी चीज़ें लॉस का कारण बन सकती हैं। तो सारे के सारे मानव से रिलेटेड है, ये ह्यूमन रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद आते हैं ब्रांड और ट्रेडमार्क में अंतर बताना है। तो ब्रांड जो है ये समय समय पर संगत गुणवत्ता के साथ जो है विकसित होती रहती है। ठीक है, ब्रांड क्या होती है, हमेशा विकसित होती रहती है, जिसे ग्राहक जो है सराहते हैं। जैसे रिबॉक हुआ, पेप्सी हुआ, ये सारे के सारे ब्रांड है। ठीक है, जरूरी नहीं कि पेप्सी लिखा हुआ, पेप्सी लिखना जरूरी नहीं है, पेप्सी के ऊपर एक लोगो होता है, आपने देखा होगा इस तरह का, ये कोई बॉल सी बनी होती है, उस पर इस तरह का एक कट लगा रहता है। आप देखना कभी भी पेप्सी की बोतल उठाना, नीले कलर का स्टिकर होता है, और उस पर इस टाइप का एक छोटा सा एस बना रहता है, हल्का सा। ठीक है, ये देखते ही कोई बता देगा यार ये पेप्सी का प्रोडक्ट है, लिखा हो ना लिखा हो। और रिबॉक पे आप देखोगे तो रिबॉक पे ऐसे ऐसे करके दो डंडे और दो सही के निशान बने रहते हैं, ऐसे ऐसे, और उसमें एक एक ऐसे क्रॉस चला जाता है। आपने जूते पहने होंगे रिबॉक के या किसी के देखे होंगे, आपको पता होगा। तो इस तरह का रिबॉक का साइन मिलता है। पूमा के जूतों में देखोगे तो एक शेर जो है, इस तरह से आपका शेर वहाँ पे मुंह खोले खड़ा होगा, भागता हुआ शेर दिखाई देता है, एक्चुअली में वो बिल्ली है। ठीक है, वो शेर नहीं है, और इस तरह से दहाड़ता हुआ इस तरह से, और वो पूंछ निकाल के ऐसे भागता हुआ दिखाई देता है। आप देखना पूमा के अगर शूज अगर आपने देखे या नहीं तो नेट पे सर्च कर लेना, ये सारे के सारे क्या है, ब्रांड है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इसी का नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब ट्रेडमार्क जो है, वो ट्रेडमार्क जो है ये पेटेंट कार्यालय द्वारा ट्रेडमार्क दिया जाता है। ठीक है, ट्रेडमार्क क्या है, ये ट्रेडमार्क कार्यालय हो सकता है या पेटेंट कार्यालय से हमें ट्रेडमार्क दिया जाता है। और ट्रेडमार्क जब भी दिया जाता है तो वो कानूनी उपकरण होता है हमारा, जो हमें क्या करता है, गैर कानूनी उपयोग के मामले में मालिक की सुरक्षा करता है, यानी कि उसका उपयोग आप कभी भी नहीं कर सकते, किसी भी हालत में नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसके अलावा जो है ब्रांड जो है ब्रांड उत्पाद और कंपनी की पहचान में मदद करता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि इसको देख के आप बता दोगे ये पेप्सी का है, इसको बता दोगे आप पूमा का है। ठीक है, इसको देख के बता दोगे आप रिबॉक का है। ठीक है, तो और ट्रेडमार्क क्या करता है, ट्रेडमार्क मैंने अभी अभी आपको बताया कि ट्रेडमार्क जो है दूसरों को नकल करने से रोकने में मदद करता है। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। और भी है, ब्रांड जो है उत्पाद के गुणों को दर्शाता है। अरे जैसे आपने देखा, अरे पेप्सी यार, मेरे को तो पेप्सी ही लेनी है, तो भैया पेप्सी ही लोगे आप, क्योंकि आपको इस पे, इस ब्रांड पे विश्वास है। ठीक है, देखते ही पूमा लोगे, आप पूमा पे जाओगे। ठीक है, उसके अलावा रिबॉक पे जाओगे तो रिबॉक देख के लोगे। तो ये क्या है, उत्पाद के गुण, गुण की वजह से ही उसकी पहचान बनी हुई है। और ट्रेडमार्क क्या है, निर्माता को दर्शाता है। अब ट्रेडमार्क जो है, जैसे हमने रिबॉक बोला, रिबॉक बोला, तो ये रिबॉक जो है आपका क्या है, ये ट्रेडमार्क है। अब ये ट्रेडमार्क जो है ये दर्शाता है कि भैया ये रिबॉक कंपनी है और इसको कोई भी नहीं लिख सकता। तो यही है जो नकल करने से रोकता है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। तो ट्रेडमार्क का उपयोग जो है हर ब्रांड के साथ किया जा सकता है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से बहुत सारे डेफिनेशंस डिफरेंसेस है, आप बता सकते हैं। इंग्लिश में भी मैंने बताया यहाँ पे, एक ब्रांड जो है इवॉल्व्स ओवर द टाइम और कंसिस्टेंट क्वालिटी विच इज अप्रिशिएटेड बाय द कस्टमर। और ट्रेडमार्क इज ग्रांटेड बाय द ट्रेडमार्क एंड पेटेंट ऑफिस एंड इट इज लीगल इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोटेक्ट्स ऑनर इन केस ऑफ इलीगल यूज ऑफ ट्रेडमार्क। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है। और ब्रांड जो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्रोडक्ट का कौन सा है। ठीक है, और कंपनी को भी। ठीक है, उसके अलावा जो ट्रेडमार्क क्या करता है, हेल्प करता है कि कोई दूसरा जो है इसको कॉपी ना कर पाए। क्लियर हुआ? इसके अलावा जो ब्रांड है वो डिनोट करता है क्वालिटी को। ब्रांड देखते ही क्वालिटी, नाम अपने आप माइंड में आता है, अरे यार इसका अच्छा है। हम नहीं बोलते यार किसका फ़ोन लूँ, तो कई कई बोलते हैं एम आई का फ़ोन ले लो। अब एम आई जो है ये ब्रांड है, लेकिन एम आई है किसका, तो सभी को पता है कि ये आपका जियोमी का है। जियोमी का है तो आप जियोमी के पे जाते हो। कोई भी जियोमी जियोमी नहीं बोलता, अब एम आई एम आई एम आई बोलता है। एम आई क्या है, इसका ब्रांड है। जियोमी क्या है, ट्रेडमार्क है। ठीक है, इस तरह से आपका हो गया। तो ट्रेडमार्क क्या डिनोट करता है, प्रोड्यूसर को। या मैं बोलूंगा एम आई का मोबाइल लेना है, तो एम आई का मोबाइल तो ये ब्रांड हो गया, लेकिन इसका प्रोड्यूसर कौन है, ये इसको बनाने वाला कौन है, तो वो है जियोमी। ठीक है ना? इसी तरह ट्रेडमार्क जो है वो हमारे सभी ब्रांड के साथ यूज हो सकता है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखिए, अनौपचारिक संप्रेषण किसे कहते हैं? तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऐसा कम्युनिकेशन जो बिना सर पैर के कहीं से भी कहीं पहुंच जाए। मैंने आपको कुछ कहा तो आपने उसको दो चार मिला के कह दिया, और फिर अगले वाले ने उसमें थोड़ी सी नमक मिर्च और लगाई, तीसरे को कह दिया, तीसरे ने नमक मिर्च लगा के चौथे को कह दिया। तो इस तरह से वो संप्रेषण जो होता है, वो जो बोलचाल होती है, वो जो कम्युनिकेशन हुआ, वो अनौपचारिक होती है। यानी कि वो अंगूर की बेल की तरह होती है। मैंने एक जगह कहा, लेकिन वो धीरे धीरे फैलते फैलते इस तरह का एक स्ट्रक्चर ले लेगी, बहुत लंबा चौड़ा। ठीक है ना? इस तरह से, और उसका सर पैर ही नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ से शुरू हुई थी। अभी आप नहीं बता सकते कि इसने शुरू की थी या इसने शुरू की थी कहानी, या इसने शुरू की थी। आप जिसके पूछोगे तो ये बोलेगा इसने बताया, ये बोलेगा इसने बताया, ये बोलेगा इसने बताया, ये बोलेगा इसने बताया, ये बोलेगा इसने, वापस घूम फिर के वापस जब फिर से पूछोगे कि किसने बताया, तो वापस घूम के यहीं आ जाएगा जहाँ पे आपने पहले से शुरुआत किया था, वहीं पे आ जाएगा कि ये बोलेगा इसने बताया। और इसने आपको पहले बताया कि भैया मेरे को तो इसने बताया, तो आप घूमते रह जाओगे, लेकिन आपको इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। तो व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समूह, यानी कि व्यक्तियों एवं समूहों के मध्य होने वाले संप्रेषण जो आधिकारिक और औपचारिक तौर पर नहीं होते, यानी आधिकारिक भी नहीं हो सकते हैं, औपचारिक भी नहीं हो सकते, फॉर्मल भी नहीं होते हैं, उन्हें ही अनौपचारिक संप्रेषण कहा जाता है, जिसके अंतर्गत विचारों और सूचनाओं का जो है आदान प्रदान किया जाता है। और इस प्रकार की संप्रेषण या सूचना प्रणाली को सामान्यतः अंगूरी लता संप्रेषण कहा जाता है। कभी कभी अंगूरी लता भी पूछ लेता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इस बार 12th में ये पूछा गया था कि अंगूरी लता संप्रेषण क्या होता है, क्योंकि ये सूचनाएं जो है ये अंगूरी लता द्वारा संगठन में सभी तरफ बिना किसी आधिकारिक स्तर पर ही आधिकारिक स्तर के आधार पर होती हैं। यानी कि कोई जरूरी नहीं कि आपको मैनेजर ने बोला है। ठीक है, मैनेजर ने बोला ना बोला, किसी सुपरवाइजर ने बोल दिया है, किसी एम्प्लॉय ने बोल दिया, तो वो चीज़, अरे यार इस बार तो इंक्रीमेंट नहीं होगा, पैसे नहीं बढ़ेंगे, इस बार किसी के पैसे नहीं बढ़ेंगे, अब
वो फैल गया आग की तरह। अब किसने बोला पता ही नहीं आपको, आपने बोला मेरे को, तो मेरे दोस्त ने बोला, आपके दोस्त ने बोला कि उसने बोला, उसने बोला उसको बोला, फिर वापस घूम फिर के आपके पास ही आ जाएगा। तो कोई मतलब उसका पता नहीं चलेगा। अर्थात जो है अंगूरी लता औपचारिक संप्रेषण का स्रोत का नहीं पता चलाता है। यहाँ पे क्या मैंने बताया कि स्रोत का ही पता नहीं चलेगा कि वो चला कहाँ से, वो बात चली कहाँ से। अगर औपचारिक होती तो वो पता चलता कि कहाँ से निकली है बात, ये किसने बोली है। ठीक है, इसका हाथ पैर होता है औपचारिक का, लेकिन अनौपचारिक का कोई हाथ पैर नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि कहाँ से किसने बात की थी। अफवाह बोलते हैं ना, अफवाह की तरह ये फैलता है। क्लियर हुआ? इसी को हमने इंग्लिश में यहाँ पे बताया आपको, कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स दैट इज नॉट ऑफिशियल और फॉर्मल इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन विच आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन आर एक्सचेंज्ड। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम is commonly called gradual communication because these information which are carried by gradual to all sides in the organization on an official level basis. I do not follow the, यानी कि क्या है, do not follow the source of formal communication। ठीक है, इसमें जो है स्रोत का ही पता नहीं चलता। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको बतानी है। ठीक है, इंपॉर्टेंस बतानी है प्लानिंग की। अरे भैया प्लानिंग सब कोई करते हैं, आप खुद करते हैं प्लानिंग। अगर आपका कल मैच है तो आप प्लानिंग करते हैं, कल यार मैं कैसे खेलूंगा, कौन सा बॉलर आएगा हमारे सामने वाली टीम में, ये बॉलर ऐसे बॉलिंग करेगा तो मैं कैसे मारूंगा, मैं इतने रन बनाऊंगा, ये सब आप प्लानिंग करते हैं। ठीक है ना? तो नियोजन क्या है, पूर्व में वह निश्चित कर लेना कि क्या करना है, कब करना है और कैसे कर लेना है, वही हमारा नियोजन कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, यानी कि व्हेन टू डू, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, ये हमारा क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। डिसाइड क्या करना है हमारा एडवांस में कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू और हाउ टू डू, यही हमारा जो है नियोजन कहलाता है, पूर्व में ही निर्धारित करना। ठीक है, एडवांस में ही आपको डिसाइड कर लेना। ठीक है, और नियोजन जो है हमेशा कहाँ से कहाँ तक जाना है के बीच के रिक्तस्थान को भरता है, यानी कि हमें कैसे कैसे करना है। यानी कि सपोज करिए आपके घर में पॉलिसी होती होगी, एलआईसी पॉलिसी में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एलआईसी की पॉलिसी लेनी है, तो ये 5,000 की पॉलिसी लेनी है। तो 5,000 की पॉलिसी लेने से पहले सारी प्लानिंग बनती है कि यार 5,000 रुपये बचाने हैं, हर महीने देना है, तो 5,000 रुपये की कटौती कहाँ से करूँ, तो मैंने यार ये चीज़, इसमें ज़्यादा खर्चा हो रहा है, इसको कम करना है, इसमें ज़्यादा कम खर्चा होता है, इसमें कम करना है, इसमें ज़्यादा खर्चा होता है, इसमें कम करना है। इन सबको जोड़कर देखो तो 5,000 रुपये निकल रहे हैं, हाँ निकल रहे हैं, तो चलो ठीक है एक एलआईसी खुलवा लेंगे। तो हम इस तरह से प्लानिंग करते हैं और जब जाके हमारा फ्यूचर जो है सिक्योर करते हैं। प्लानिंग उसी का नाम है जो हम हमेशा फ्यूचर को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग ऑलवेज फिल्स द गैप बिटवीन वेयर टू गो और वेयर टू गो, यानी कि यहाँ पर जो है वेयर टू गो एंड हाउ टू गो, ये आपका जो है इसके बीच में जो है एंड वाला जो ऑप्शन है इसको फिल करता है। और इट इज वन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या है ये जो है प्रबंध का आधारभूत कार्य है। ठीक है, क्या है, आधारभूत मतलब नींव है ये। जैसे कि आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले आपको खड्डा खोद के पत्थर डाल के नींव बनानी है, उसके बाद ही आप दीवार खड़ी करेंगे, नहीं तो वो दीवार क्या है, दीवार गिर जाएगी भैया, आपको पता है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो प्लानिंग क्या है, नींव है। ठीक है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, और वो भी कौन सा, बेसिक फंक्शन है, यानी कि आधारभूत जो है ये क्रियाओं में से या कार्यों में से एक मानी जाती है। इसके अंतर्गत उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्धारण कर दिया जाता है, यानी कि इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, अंडर दिस ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स आर डिटरमाइंड। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्य विधि का निर्माण भी किया जाता है, कि हमने लक्ष्य तो निकाल लिया, उद्देश्य तो निकाल लिया, अभी आपको एग्जाम में 90 प्लस स्कोर लाना है, तो 90 प्लस स्कोर के लिए आप क्या करोगे कि मुझे यार 15 दिन का टाइम मिला है, तो 15 दिन में मैं ऐसा मेहनत करूं कि मुझे 15 दिन में ही 90 प्लस लाना है। तो आप क्या करोगे, सब काम छोड़ करके आज यार इस सब्जेक्ट को फिनिश कर दूं, आज मैंने हिंदी फिनिश करना है, तो आप क्या करोगे, हिंदी को कंप्लीट करने की जल्द से जल्द कोशिश करोगे 2 दिन में। इसी तरह से फिर आप इंग्लिश लोगे, इंग्लिश कंप्लीट करोगे 2 दिन में, फिर आप इसी तरह से अदर आपके 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट बचे उनको 2-2 दिन में कंप्लीट कर दोगे। तो इस तरह से आपके 10 दिन में आपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्या है, अब इनके रिवीजन का टाइम आ गया। आपने फिर प्लानिंग करा कि अब एक एक दिन में हर सब्जेक्ट को रिवाइज करूंगा। 10 दिन में आपने कंप्लीट किया, अब आपने रिवीजन करना है, तो 5 दिन में आपने रिवीजन किया, तो आपके 15 दिन में आपने जो है शेड्यूल कर लिया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं अपने शेड्यूल को,
और इस तरह से प्लानिंग की जाती है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया। तो यहाँ पर जो है मेथोलॉजी है ये क्रिएट करना कि अचीव क्या करना है, कैसे करना है, यही मेथोलॉजी अपनाना जो है हमारी प्लानिंग होती है। ठीक है, और इसके ये तो मैंने बताया प्लानिंग क्या होती है। कभी कभी प्लानिंग के बारे में पूछ लेता है, तो प्लानिंग के बारे में हमेशा पता होना चाहिए। इस बार 12th क्लास में ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पूछा गया था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, महत्व तो पूछा गया। ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। अभी मैंने इंपॉर्टेंस बताया नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस यहाँ पे मैंने समझा दिया कि इंपॉर्टेंस होती क्या। अगर आपने ये चीज़ मेरी बात सुनी है 2 मिनट की, तो इसमें आपको समझ में आ चुका कि इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए ध्यान से, अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि प्लानिंग क्या होती है। देखिए मतलब महत्व क्या है। महत्व क्या है, नियोजन जो है प्रबंध का जो है प्राथमिक कार्य है, क्योंकि नियोजन प्रबंध के अन्य सभी कार्यों जैसे स्टाफिंग, संदेश वाहन, अभिप्रेरणा आदि से सबसे पहले किया जाता है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, जो भी हम स्टाफिंग करेंगे उससे पहले भी प्लानिंग करनी है, संदेश वाहन करना है उससे पहले भी कौन सा संदेश किसको देना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, किसको बोलना है, अभिप्रेरण करना है, किसी को मोटिवेट करना है, तो भी प्लानिंग करनी है कि यार उससे क्या बोलूंगा कि वो मोटिवेट होगा। तो यहाँ पे प्लानिंग आती है। तो प्रबंध का प्राथमिक कार्य में ये माना जाता है। ठीक है, प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर जो है ये नियोजन पाया जाता है, यानी प्लानिंग पाया जाता है कि यार ये काम हो गया, चलो पहला काम हो गया, अब ये खत्म, अब दूसरे काम के लिए प्रोग्राम सेट करते हैं, तीसरे काम के लिए प्रोग्राम सेट करते हैं। जैसे सपोज करिए आपका पहला विकेट गिर गया, आप मैच खेल रहे हैं, तो दूसरा विकेट भी गिर गया अचानक से, फिर आप फटाफट अपना, आपका कैप्टन जो है प्लानिंग करेगा, यार जल्दी से 2 विकेट गिरे, अब क्या करें। तो एक काम करो, जो हमारा 3rd नंबर पे था उसको, बैट्समैन को रोको और यहाँ से 4th या 5th नंबर में से किसी को उतारो, क्योंकि आपके 2 विकेट बहुत ज़्यादा जल्दी गिर गए। जो स्लो खेलता है उसको भेजो ताकि वो थोड़ा सा रुक पाए। और इस तरह से हम प्लानिंग जो है अंजाम करते हैं। तो यानी कि क्या करते हैं हम, प्रत्येक स्तर पे, हर जगह पे हम जो है प्लानिंग करते हैं। ठीक है, आपको जब आपका कैप्टन भेजता है तो भी बताता है कि देख उसको, वो बॉल ऐसे फेंक रहा है, वैसे कर रहा है, ये करना है, वो करना है। आप जब बॉलिंग करेंगे तो भी आपका कैप्टन आकर क्या बोलता है कि देख यार ये इधर मार देगा और उधर मारता है, ये लेग में मारेगा, ये ऑफ में मारता है, ये ऑफ खेलता है बहुत बढ़िया, इसको ऑफ में मत देना। कोई लैग खेलता है तो लैग, तो ये सब प्लानिंग चलती है, ये प्लानिंग ही है। बस इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बाकी आप इसको जब समझ चुके हैं तो लिखना आसान हो जाएगा आपके लिए। इसके अलावा जो है नियोजन जो है, प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग उपलब्ध साधन जितने भी होते हैं आपके, उपलब्ध विकल्प जो है उनमें से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना ही प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य है। ऐसा नहीं कि प्लानिंग में अरे चल यार मुझे पता है इसकी बॉल को तो मैं धो दूंगा, पता चला कि आपकी प्लानिंग फेल हो गई। सर्वश्रेष्ठ आपको, जब बॉलर खराब नहीं है तो सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन ही जाएगा वहां पे। आपको दिख रहा है कि यार इसने तो 2 विकेट ले लिए, तो आपका बहुत बढ़िया जो विकेट को रोक सकता है उसको ही भेजोगे। ये नहीं कि जो छक्के मारता है उसको भेज दिया, पता चला छक्के मारने के चक्कर में आउट हो गया। तो यहाँ पे हम अच्छे विकल्प का चयन करते हैं प्लानिंग के अनुसार। और नियोजन जो है, ये प्लानिंग क्या है, सतत और लोचपूर्ण प्रक्रिया है। प्लानिंग मतलब हम जो करेंगे वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये नहीं कि पता चला कि यार मैंने प्लानिंग तो बना लिया कि तीसरे नंबर पे, कि हमने जैसे मैंने बैटिंग ऑर्डर बताया आपको, पहले पे ये जाएगा, दूसरे पे ये जाएगा, तीसरे पे ये जाएगा, ये प्लानिंग तो कर ली, लेकिन विकेट आपके 2 तो गिर गए फटाफट, तो आप क्या कर रहे हो, तीसरे बैट्समैन को रोक रहे हो। आप क्या कर रहे हो, तीसरे की जगह 5वें को उतार रहे हो, तो फ्लेक्सिबल हो गया, यानी कि आपका लोचपूर्ण हो गया। आप इसमें बदलाव कर रहे हो, बदलाव करना ही लोचपूर्णता कहलाती है। तो ठीक है, ये लगातार प्रक्रिया भी है और लोचपूर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, इसके अलावा जो नियोजन मार्गदर्शन का कार्य करती है, यानी कि प्लानिंग क्या करती है, आपको रास्ता दिखाती है भैया कि हमारी प्लानिंग के हिसाब से ये काम सही रहेगा, इस रास्ते से हमें चलना है, ये काम हमें करना है। नियोजन प्रत्येक क्रियाओं में पारस्परिक निर्भरता में पाई जाती है। ठीक है, तो नियोजन में प्रत्येक क्रिया जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। मतलब अगर पहला स्टेप है तो दूसरा स्टेप जो है उसी से जुड़ा होगा, या तीसरा स्टेप उसी से जुड़ा होगा, फिर चौथा स्टेप उसी से जुड़ा होगा। क्योंकि स्टेप से स्टेप जुड़ेगा नहीं तो प्लानिंग क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। इसी तरह से आप इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज प्लानिंग इज डन बिफोर ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लाइक स्टाफिंग, मैसेजिंग, मोटिवेशन। और उसके अलावा प्लानिंग जो है फाउंड करते हैं हम एवरी लेवल पे, मैनेजमेंट के हर लेवल पे प्लानिंग आपको मिलेगी। प्लानिंग इज द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस। उसके अलावा क्या है, प्लानिंग जो है कंटिन्यूअस और फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। और प्लानिंग जो है वो क्या करता है, एक्ट्स एज ए गाइड, यानी कि आपको रास्ता दिखाने का काम करता है। और उसके अलावा जो है इंटरडिपेंडेंस जो है फाउंड होता है, यानी कि ये एक दूसरे पे जो है आधारित होते हैं। हर एक्टिविटी जो है प्लानिंग की एक दूसरे पे आधारित होती है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में जो सॉल्यूशंस देखे, अगले वीडियो में जो हम सॉल्यूशन देखेंगे पार्ट 2 में, उसमें आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट देखेंगे। तो पार्ट 2 के लिए वेट करते रहिए अगले क्वेश्चंस के लिए, और मैक्सिमम कमेंट करते रहिए, मैक्सिमम शेयर करिए ताकि आप लोगों के लिए हम सॉल्यूशंस बना पाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।